वेलकम टू सिविल्स ओनली। अच्छा, कभी सोचा है कि पृथ्वी को सूरज से लगातार इतनी जबरदस्त ऊर्जा मिलती है, फिर भी हमारी ये दुनिया ना तो खौलते हुए पानी की तरह उबलती है और ना ही बर्फ की तरह जम जाती है। ऐसा होता क्यों है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, पृथ्वी के शानदार एनर्जी बजट को समझेंगे और जानेंगे कि ये इस नाजुक बैलेंस को बनाए कैसे रखती है। देखिए, ये सवाल हमारे ग्रह के वजूद का सवाल है और इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के हीट बजट या ऊष्मा बजट में। ये एक तरह का हिसाब किताब है जो ये तय करता है कि कितनी एनर्जी अंदर आई, कितनी रुकी और कितनी वापस बाहर चली गई। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारी एनर्जी आती है, यानी सूरज से हमारी पृथ्वी तक के इसके सफर से। सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने वाली इस एनर्जी को एक खास नाम दिया गया है, सूर्यातप या इंसुलेशन। आप इसे शॉर्ट वेव्स के रूप में आने वाला वो ईंधन समझ लीजिए जो हमारे ग्रह के मौसम और जलवायु के पूरे इंजन को चलाता है। मतलब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हमारी पृथ्वी सूरज से हमेशा एक जैसी दूरी पर नहीं होती। 3 जनवरी को, जिसे उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं, हम सूरज के सबसे करीब होते हैं। वहीं 4 जुलाई को अपसौर या एफिलियन पर हम सबसे ज्यादा दूर होते हैं। अब मन में सवाल आता है कि अगर जनवरी में हम करीब होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि मौसम पर इस दूरी से कहीं ज्यादा असर दूसरे फैक्टर्स का होता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर दूरी मेन फैक्टर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर एनर्जी हर जगह बराबर नहीं पहुंचती? क्यों कुछ जगह बेहद गर्म है और कुछ बर्फीली? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एनर्जी के इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कई वजह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, दिन की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, हमारा वायुमंडल भी एक रोल प्ले करता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है सूरज की किरणों का हमारी धरती पर पड़ने वाला एंगल। इसे ऐसे समझिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सूरज की किरणें लगभग सीधी 90 डिग्री पर पड़ती हैं, तो सारी की सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिससे वो जगह ज्यादा गर्म हो जाती है। वहीं जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वही किरणें तिरछी हो जाती हैं और एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती हैं। नतीजा, उनकी गर्मी, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और ये आंकड़े इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय इलाकों को लगभग 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर की सीधी सपाट एनर्जी मिलती है। वहीं ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते ये घटकर सिर्फ 70 वॉट रह जाती है। और एक मजेदार बात, सबसे ज्यादा सूर्यताप असल में उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां आसमान बिल्कुल साफ रहता है, ऊर्जा को रोकने के लिए बादल ही नहीं होते। तो अब हम ये समझ गए हैं कि एनर्जी कैसे और कहां-कहां आती है। अब चलिए इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट की तरह सोचिए। इनकम यानी आने वाली ऊर्जा और खर्च यानी जाने वाली ऊर्जा का एक पक्का हिसाब जो हमारे ग्रह को जीने लायक बनाए रखता है। इस हिसाब को आसान बनाने के लिए चलिए एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से पर सूरज से 100 यूनिट्स एनर्जी आ रही है। अब इन 100 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स तो बिना कुछ किए ही सीधे स्पेस में वापस भेज दी जाती हैं। वो बादलों, बर्फ की चादरों और हवा में मौजूद कणों से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी रिफ्लेक्शन को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। मतलब साफ है, हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ 65 यूनिट्स ही दाखिल हो पाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन 65 यूनिट्स का होता क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 14 यूनिट्स को तो हमारा वायुमंडल सीधे सोख लेता है। बची हुई 51 यूनिट्स जमीन तक पहुंचती हैं और उसे गर्म करती हैं। अब गर्म हो चुकी धरती इन 51 यूनिट्स को लॉन्ग वेव एनर्जी के रूप में वापस छोड़ती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पर यहीं एक ट्विस्ट है, इस पार्थिव विकिरण में से 17 यूनिट्स तो सीधी स्पेस में निकल जाती हैं, लेकिन 34 यूनिट्स को हमारा वायुमंडल एक कंबल की तरह पकड़ लेता है। असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो चलिए अब वायुमंडल का फाइनल टोटल करते हैं। 14 यूनिट्स उसे सीधे सूरज से मिली थीं और 34 यूनिट्स उसने धरती से निकली गर्मी से सोख लें। मतलब 14 और 34 मिलाकर वायुमंडल के पास अब टोटल 48 यूनिट्स की गर्मी है। और अब आता है क्लाइमैक्स। स्पेस में टोटल कितनी एनर्जी वापस गई? 17 यूनिट्स जो सीधे धरती से निकली और 48 यूनिट्स जो वायुमंडल ने वापस भेजी। दोनों को जोड़ दें तो हो गई 65 यूनिट्स।
तो देखिए, जितनी एनर्जी अंदर आई थी यानी 65 यूनिट्स, ठीक उतनी ही एनर्जी वापस बाहर चली गई। हिसाब बिल्कुल बराबर। यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो हमारे ग्रह के टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। ये जो पूरा हीट बैलेंस है, इसका सीधा असर हमारे आसपास के तापमान पर पड़ता है, जिसे हम रोज महसूस करते हैं। तो चलिए अब उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो किसी भी जगह के तापमान को कंट्रोल करते हैं। किसी भी जगह का तापमान सिर्फ एक चीज से तय नहीं होता, ये कई चीजों का मिला जुला खेल है। जैसे कि वो जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, यानी उसका अक्षांश क्या है, वो कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, और तो और वहां चलने वाली हवाएं और समुद्री धाराएं भी तापमान को तय करने में बड़ा रोल निभाती हैं। ऊंचाई यानी ऑल्टीट्यूड का एक बड़ा ही दिलचस्प असर होता है। एक जरूरी बात यह है कि हमारा वायुमंडल सीधे सूरज से गर्म नहीं होता, वो नीचे से गर्म होता है, धरती से निकलने वाली पार्थिव विकिरण से। यही वजह है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान गिरने लगता है। इसी गिरावट को सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और ये गिरावट होती कितनी है? औसतन हर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, चाहे वो इक्वेटर के पास ही क्यों ना हो। गर्मी सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं चलती, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है। हवा के इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अभिगमन या एडवेक्शन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा, जिसे हम लू कहते हैं। ये गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। आमतौर पर तो हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन कभी-कभी मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। चलिए इस खास सिचुएशन को समझते हैं। इस अनोखी घटना को कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। सोचिए, सर्दियों की एक लंबी, शांत और साफ रात है। जमीन अपनी सारी गर्मी स्पेस में भेजकर बहुत ठंडी हो जाती है। उसके कांटेक्ट में जो हवा की लेयर है वो भी ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके ठीक ऊपर की हवा अभी भी गर्म होती है। तो अब सिचुएशन क्या बनी? नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा। ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो नीचे की ठंडी हवा और उसमें मौजूद धूल धुएं को ऊपर उठने ही नहीं देती। नतीजा, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें ये फंसे हुए कण घने कोहरे की शक्ल में दिखाई देते हैं। तो हमने देखा कि पृथ्वी का ये हीट बैलेंस कितना सटीक और कितना नाजुक है, और ये पूरी समझ हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर इंसानी गतिविधियों जैसे प्रदूषण की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाए, अगर हमारा वायुमंडल जरूरत से ज्यादा गर्मी को रोकने लगे, तो हमारे ग्रह की जलवायु का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट जरूर करें। साथ ही वनडे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स सीरीज और हमारा पॉडकास्ट जरूर देखें। धन्यवाद।